गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमने कल जो है 76 तक क्वेश्चन जो हैं डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं नर्सिंग केयर ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग जो है अनकॉम्प्लिकेटेड जो आपका प्रेगनेंसी है, जिसमें किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है। लेबर डिस्कस करेंगे, ठीक है, चाइल्ड बर्थ डिस्कस करेंगे और पोस्टपार्टम जो पीरियड है उसके सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर किसी भी बच्चे को कोई समस्या रहती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके जो है मैसेज डाल सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन से आज डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का होता है हमारा, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट ड्यूरिंग अल्ट्रासोनोग्राम। एक नर्स है जो कि केयर कर रही है एक पेशेंट की ड्यूरिंग अल्ट्रासोनोग्राम। अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब है सोनोग्राफी के दौरान जो है एक केयर कर रही है। व्हाट पैरामीटर्स डज द नर्स एक्सपेक्ट टू यूज व्हेन डिटरमाइनिंग द प्रेगनेंसी डेट। कि प्रेगनेंसी जो डेट है बेटा, उसे पता करने के लिए हम यहाँ पर क्या, इनमें से कौन सा पैरामीटर्स है जिसको के आधार पर जो है हम डिसाइड करेंगे। ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर पहला जो आता है। दूसरा है क्राउन टू रम्प मेजरमेंट अंटिल 11 वीक, ठीक है। और तीसरा है बाइपरेटिक डायमीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर और मोर एट टर्म, ठीक है। डायगोनल कॉन्जुगेट इज बिटवीन 26 से 27 वीक। तो इस तरीके से हम इसमें से कौन सा पैरामीटर है जिसे हम जो है मेजर करने वाले हैं, ये हमें देखना है। बहुत बढ़िया, सोनोग्राफी से देख रहे हैं भाई, क्वेश्चन ये है। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों को सभी चीज़ें नई लग रही हैं, बच्चे कंफ्यूज हुए जा रहे हैं, जबकि कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हमें वो चीज़ छांटनी है जिसके हम, ठीक है ना, जिसे हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसे इजीली हम निकाल सकते हैं। देखो भाई, एक होता है हमारा डायगोनल कॉन्जुगेट, और डायगोनल कॉन्जुगेट को आप कैसे मेजर करते हैं? सोनोग्राफी से करते हैं क्या? समझ रहे हो कैसे मेजर करते हो आप? डायगोनल को हम क्या नहीं करते हैं साहब, सोनोग्राफी से मेजर नहीं करते हैं, उंगली से मेजर किया करते थे, याद आ रहा हो तो। डायगोनल को तो हमने इस तरीके से निकाल दिया कि डायगोनल तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया जब सोनोग्राफी से चेक कर रहे हैं तब क्या करेंगे। तो ये तो आंसर वैसे ही निकल गया। दूसरा, क्या बीपीडी बाईपैरेटल डायमीटर का पता नहीं है आपको? बाईपैरेटल जो डायमीटर है वो कितना होता है? बाईपैरेटल जो डायमीटर है, क्या वो आपको पता नहीं है कि बाईपैरेटल जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? सबको पता है कि बाईपैरेटल जो डायमीटर है आपका 9.5 होता है। बाईपैरेटल जो डायमीटर था आपका 9.5 होता है। ये कह रहा है 12 सेंटीमीटर होता है साहब, ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है। दो ऑप्शन ऐसे निकाल दिए। अब तीन ऑप्शन बचे, ऑक्सीपिटल फ्रंटल डायमीटर और क्राउन टू रम्प लेंथ डायमीटर। हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? जब गेस्टेशन एज पता करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हम जो गेस्टेशन एज निकालने के लिए CRL का इस्तेमाल करते हैं। CRL क्या होती है सर? क्वेश्चन ये आता है कि CRL क्या है। तो CRL जो होती है, CRL का मतलब होता है क्राउन रंप लेंथ। क्राउन रंप लेंथ होती है, इसको मेजर करते हैं और इसके आधार पर हम जो गेस्टेशन एज है उसका पता लगाते हैं। तो पहले ट्राइमेस्टर में अगर पूछा जाए कि सोनोग्राफी में हम क्या देखते हैं जिससे हमें गेस्टेशन एज का पता लगे, तो पहले ट्राइमेस्टर में हम जो है गेस्टेशन एज पता, क्यों गेस्टेशन एज का तो हम वैसे भी पता कर सकते हैं अगर माँ को LMP पता हो। बट अगर माँ गलती से LMP भूल गई है, माँ कंफ्यूज है, तो हम क्राउन रम्प लेंथ का इस्तेमाल करते हुए हम जो है उसकी गेस्टेशन एज का पता कर सकते हैं। दूसरी चीज, सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम BPD है, ठीक है ना, हेड सरकमफ्रेंस है, अब्डोमिनल सरकमफ्रेंस है, ठीक है, इनके द्वारा हम फीमर लेंथ है, इनके द्वारा पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके आधार पर BPD वगैरह है, इनके आधार पर हम क्या करते हैं भाई, पता लगा लेते हैं। ये समझें आप बात को, ठीक है। अगर मैं बातें करके चलूँ उस थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको सोनोग्राफी से पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके अंदर ज़्यादा जो है हमें अच्छे से पता नहीं लग पाता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में सोनोग्राफी की हेल्प से पता करना थोड़ा मुश्किल है, सोनोग्राफी से नहीं करते हैं। तो पहली चीज़ समझें कि सोनोग्राफी से दो टाइम करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर है, उसमें हम क्या करते हैं, गेस्टेशन एज पता करते हैं। पहली चीज़ जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की पूछा जाएगा तो आंसर CRL होगा। दूसरे ट्राइमेस्टर में हम BPD वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, हेड सरकमफ्रेंस है, अब्डोमिनल सरकमफ्रेंस है, इन चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं भाई, जो है पता कर सकते हैं। अब क्वेश्चन सोचो, ऑक्सीपिटल फ्रंटल डायमीटर तो हमने पढ़ा ही नहीं है साहब।
ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर तो सर ने बताया ही नहीं है, तो ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर जो है अगर हम करेंगे क्या आंसर, हम नहीं करेंगे सर। तो बढ़िया आंसर जो हो सकता है आपका, वो बढ़िया आंसर हो सकता है आपका क्राउन रंप मेजरमेंट कर सकते हैं हम पहले ट्राइमेस्टर के अंदर। तो बढ़िया आंसर क्या हो गया आपका, आंसर नंबर 2 है जो आपका बढ़िया आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 78। What changes does a nurse expect in client hematologic system during the second trimester of pregnancy? खूब अच्छे से आपको पढ़ाया है कि क्या हेमेटोलॉजिक सिस्टम का मतलब समझ रहे हो, ब्लड वाला जो सिस्टम है उसके अंदर जो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे। हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पढ़े हैं, तो कल ही पेपर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। देखो हमने क्या डिस्कस किया था कि टोटल ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है साहब। टोटल ब्लड वॉल्यूम की अगर बात करूं तो टोटल ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, पर ब्लड वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका बढ़ता है, तो सबसे अमाउंट ज़्यादा इसमें जो बढ़ रहा है वो प्लाज्मा का बढ़ जाता है। ओनली वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है ना, प्लाज्मा बढ़ जाता है, वाटर का अमाउंट इसमें बढ़ जाता है। और वाटर अमाउंट इसमें बढ़ने की वजह से होता क्या है, हीमोडाइल्यूशन स्टेज आ जाती है। कौन सी स्टेज आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं हीमोडाइल्यूशन। ब्लड है वो पतला हो जाता है, हीमोडाइल्यूशन जिसे बोल सकते हैं। और हीमोडाइल्यूशन होने की वजह से इस फीमेल के अंदर, इस महिला के अंदर जो है एक समस्या देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया। फिजियोलॉजिकल एनीमिया बोल सकते हैं, फिजियोलॉजिकल एनीमिया बोल सकते हैं साहब। दूसरी कंडीशन, WHO के अनुसार एनीमिया कंडीशन कब बोली जाती है, एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात, प्रेग्नेंट महिला है उसके अंदर फिजियोलॉजिकल एनीमिया कब बोलेंगे, कितने लेवल पर उसका हीमोग्लोबिन लेवल होना चाहिए। तो जब उसका लेवल जो है 11 से नीचे आता है तब हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, फिजियोलॉजिकल एनीमिया बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या होना चाहिए, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, हाँ प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा। आरबीसी का अमाउंट उस अनुपात में नहीं बढ़ पाता है जिस अनुपात में आपका प्लाज्मा बढ़ता है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो हीमेटोक्रिट है वो बढ़ जाता है, जबकि हीमेटोक्रिट जो है वो क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। गाढ़ापन, हीमेटोक्रिट जो है वो बढ़ेगा या घटेगा, उस अमाउंट में नहीं बढ़ेगा तो हीमेटोक्रिट की मात्रा कम होगी, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ गया है तो हीमेटोक्रिट की जो मात्रा होती है वो तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी साहब। आरबीसी नहीं बढ़ पाती है जितनी अमाउंट में जो है आपका प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसलिए ये हीमेटोक्रिट बढ़ेगा नहीं, हीमेटोक्रिट की मात्रा घटेगी साहब, ठीक है। दूसरा, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, क्या ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, हाँ सर ब्लड वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, ये तो सही है। ए डिक्रीज इन सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंटेशन जब एक बात सोचो पानी पानी है, आरबीसी कम है, सीधी सीधी जल्दी जल्दी सेटल डाउन होंगे, तो जो आपकी ईएसआर रेट है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, वो बढ़ जाएगी साहब, घटेगी नहीं, जल्दी से बैठेगी। समझ रहे हो, इन्फेक्शन के रेट का चांसेस जब होते हैं, इन्फेक्शन जब होता है वो उसमें भी ईएसआर रेट बढ़ जाती है। क्लियर है। दूसरी चीज, इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल है, हमने बात की थी कि बॉडी, कल भी मैं डिस्कस कर रहा था कि बॉडी के अंदर टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जबकि टोटल बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उसका लेवल बढ़ जाता है, जबकि प्लाज्मा प्रोटीन का जो लेवल है, प्लाज्मा के अंदर जो एल्ब्यूमिन ग्लोबिन जो पाई जाती है उनका लेवल क्या हो जाता है, मतलब कि प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल जो है वो भाई डिक्रीज हो जाता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन अगर पूछी जाए कि प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल घट गया है, प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल घट गया है, तो भी इसको सेटल डाउन होने में हेल्प मिलेगी, किसको, आरबीसी को। तो इस तरीके से जो आपकी सेडिमेंटेशन रेट है वो बढ़ जाएगी न कि घटेगी, तो ये तो गलत हो गया साहब। ये डिक्रीज इन अ व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल के अंदर डिक्रीज नहीं होगा साहब, व्हाइट ब्लड सेल का तो अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि ये तो एक इम्यून जो सिस्टम है उसको क्या करेगी, एक्टिवेट कर देगी। प्रेगनेंसी थोड़ा सा एक्टिवेट करती है, बट उसके बाद में कुछ हमारे पास में फैक्टर्स होते हैं जो इसे क्या कर देते हैं साहब, रोक देते हैं। जैसे एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन नहीं होने देते हैं, एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होने देते हैं। कई बार हमने देखा है और कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि भैया अबॉर्शन जब होता है, अबॉर्शन के कारण हो सकता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज हो सकती हैं, तो यही कंडीशन थी वो। अगर वाइट ब्लड सेल का जल बहुत ही ज़्यादा लेवल बढ़ गया तो उसकी वजह से हो सकती है, पर क्या वाइट ब्लड सेल का लेवल जो है घटता है, नहीं सर। वाइट ब्लड सेल का जो है इस जो कम से कम अगर मैं बात करूं तो घटता भी नहीं है तो ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है, लगभग स्थिर रहता है। और अगर बात करें तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ज़्यादा घटेगा तो बिल्कुल भी नहीं साहब। तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास में कि इसमें जो ब्लड वॉल्यूम का लेवल है वो क्या हो जाता है साहब, बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 79।
अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग ए फिजिकल इन द प्रीनेटल क्लिनिक the client vaginal mucosa observed to have a purplish discoloration. What sign should the nurse document the client clinical record? मतलब कौन सा साइन सिम्टम है जो शो कर रहा है? अगर वेजाइना जो है पर्पलिश कलर की दिख रही है तो कौन सा जो है इसके अंदर साइन सिम्टम शो कर रहा है? तो ये तो आप आराम से कर लोगे, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। हेगार है, गुडेल है, चैडविक है या ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है, तो आपको पता है बेटा सर्विक्स का सॉफ्ट होना गुडेल साइन होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चैडविक साइन क्या होता है? चैडविक या जिसे जैक्यूमर साइन बोलते थे वो ये था, आपने देख लिया। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है? इरेगुलर स्पाज्मोडिक जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उन्हें हम ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ये भी हमें पता है। और हेगार क्या है? हेगार यूट्रस के अंदर देखने को मिल रहा है, तो ये हमारे क्लियर हो जाने चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन सीधा है, ये तो कर ही लेंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है 80। What does a nurse explain to pregnant client about the cause of her physiological anemia? अभी तो पढ़े थे कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है, उसका कारण क्या है? इथ्रोपोइसिस डिक्रीज। इरिथ्रोपोइसिस डिक्रीज नहीं होता है भाई कि इरिथ्रोपोइसिस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया है, ठीक है ना। हालांकि इरिथ्रोपोइसिस जो आरबीसी है, इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी, हालांकि आरबीसी का लेवल बढ़ता है पर उस अनुपात में नहीं बढ़ता है जिस अनुपात में आपका प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है, इसलिए हम बोल रहे थे हीमोडाइलेशन होता है। तो आरबीसी का डिक्रीज नहीं होता है, बढ़ती है साहब, तो ये भी गलत दे दिया। प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज, हाँ साहब प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ द आयरन डिक्रीज, यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन डिक्रीज कैसे होगा? जब आपकी आरबीसी ज्यादा बनेगी, आरबीसी ज्यादा बनेगी मीन्स आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, और हीमोग्लोबिन बनने के लिए हमें क्या चाहिए भैया? आयरन चाहिए, तो आयरन का यूटिलाइजेशन तो बढ़ेगा, आयरन का यूटिलाइजेशन जो है कम नहीं हो सकता, ठीक है ना। दूसरी चीज, आयरन की यूटिलाइजेशन की वजह से जो है कहीं वो नहीं हो रहा एनीमिया, फिजियोलॉजिकल एनीमिया तो इसलिए हो रहा है कि प्लाज्मा वॉल्यूम जो है आरबीसी की तुलना में बढ़ चुका है, इसलिए जो आपका ब्लड है वो पतला हो गया है। अगला, डिटॉक्सिफिकेशन बाय द लीवर इंक्रीज, कि जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो जो है आपका बढ़ जाएगा लीवर के द्वारा, इस वजह से जो है यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह कुछ चेंज नहीं होता है प्रेगनेंसी में। आप तो सिंपल सी बात समझें कि प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है, इसकी वजह से हीमोडाइलेशन होता है, और हीमोडाइल्यूशन होने की वजह से ही जो आपके अंदर जो है फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है साहब। तो ये क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाता है, इस क्वेश्चन में भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है साहब। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। द नर्स रिव्यू द ब्लड टेस्ट, जो नर्स है वो रिव्यू करती है ब्लड टेस्ट को, रिजल्ट ऑफ ए क्लाइंट हु इज एट द 24 वीक गेस्टेशन, जिसका जो है 24 वीक गेस्टेशन है। विच फाइंडिंग शुड द रिपोर्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कौन सी फाइंडिंग है जिसे आप तुरंत से डॉक्टर को बताएंगे? तो जो गड़बड़ होगी उसे तुरंत आप डॉक्टर को बताएंगे, वरना तो क्यों बताएंगे। प्लेटलेट्स का काउंट है, देखो भाई प्लेटलेट्स का काउंट जो है नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है 70 से 110 होता है, जो आपका 90 आ रहा है, ये भी नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। जो आपका व्हाइट ब्लड सेल है वो 4000 से 11000 होता है, वो भी नॉर्मल आ रहा है। तो एक आपका मैंने पहले भी बताया था 10.8 नहीं होना चाहिए, 11 से नीचे होना ही क्या होता है प्रेगनेंसी में जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है, या एनीमिक जो कंडीशन बोलते हैं हम प्रेगनेंसी के अंदर जो एनीमिक कंडीशन होती है उसके लिए हम 11 को हम क्या मानते हैं भैया, जो है 11 ग्राम पर डीएल से नीचे नहीं होना चाहिए, और ये आपका 10.8 ग्राम पर डीएल आ रहा है। तो इसका बढ़िया आंसर क्या हो सकता है? आंसर नंबर 2 हो सकता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को। देखो बच्चे जो है मौसमी के नाम से घबराए होते हैं, और मैं कह रहा हूँ बेटा कुछ भी नहीं है, अगर थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी हुई है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, और मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा चुका हूँ। अगली चीज़ देखें, अगला क्वेश्चन आता है आपका 82। At her first prenatal visit, a client said to the nurse, "I guess I will have an internal examination today. What is the nurse best response?" पहली बार महिला जो है दिखाने के लिए आई है, ठीक है ना, पहली बार आई है, और वो बोल रही है कि भैया मुझे पता है कि तुम क्या करोगे, तुम इंटरनल एग्जामिनेशन करोगे, अब तुम क्या बोलोगे? यस, एन इंटरनल एग्जामिनेशन इज डन एट द मदर फर्स्ट विजिट, कि फर्स्ट विजिट पर इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इंटरनल एग्जामिनेशन फर्स्ट विजिट पर भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि फर्स्ट विजिट पर आपको करना है। आर यू फियरफुल ऑफ हैविंग एन इंटरनल एग्जामिनेशन, क्या तुम डरे हुए हो? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया अगर ने तो हाँ और ना में मिलेगा, ये तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ही हमारे जो कम्युनिकेशन है उसे रोक देगा, तो ये तो पूछना ही है। हैव यू एवर हैड एन इंटरनल एग्जामिनेशन बिफोर डन बिफोर, क्या आपने पहले कहीं जो है इंटरनल एग्जामिनेशन? तो कोई भी हम एग्जामिनेशन करते हैं
तो हमें पास्ट हिस्ट्री जरूर ले लेनी चाहिए, जिससे हमें पता लग जाए, ठीक है ना, जिससे हमें पता लगे कि पेशेंट ने पहले अगर कोई इंटरनल एग्जामिनेशन किया होगा तो कैसे किया, क्या हुआ, वो सब पता है उसे। या से स्लाइटली अनकंफर्टेबल इंटरनल एग्जाम मस्ट बी डन, कि हाँ स्लाइटली अनकंफर्टेबल होता है, डरा रहे हैं क्या पेशेंट को, डराना नहीं है सब, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप उस टेस्ट के बारे में या इंटरनल एग्जामिनेशन के बारे में अगर पूछना चाहें, जैसे कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं किसी पेशेंट को, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होता है कि आपको पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है क्या, जिससे हम 2-4 चीज़ें हमें पता लग जाती है। एक तो पेशेंट घबराएगा नहीं क्योंकि पहले से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुका है, तो उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी। दूसरी चीज़ वो कॉपरेट करेगा। तीसरी चीज़ जो है उसके अंदर कहीं कोई रिएक्शन हुई होगी तो उसके रिगार्डिंग भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भैया इसके अंदर पहले जो है रिएक्शन हो गई थी, तो हम पहले से उसके लिए प्रिकॉशंस वगैरह ले लेंगे, या क्रॉस मैचिंग वगैरह जो भी दिक्कत थी वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्रायर। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिनका हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अगर पेशेंट इस तरीके का कोई स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड करता है। तो बढ़िया आंसर जो आपका हो सकता है, वो बढ़िया आंसर आपका क्या हो सकता है, हैव यू हैड एन इंटरनल एग्जामिनेशन डन बिफोर, क्या आपने पहले कभी इंटरनल एग्जामिनेशन हुआ है क्या, इस रिगार्डिंग हम क्वेश्चन पूछ लेंगे साहब, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और अगला क्वेश्चन आपका आता है 83। देखते हैं साहब 83 क्या कहता है। ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इज मेकिंग हर फर्स्ट एंटेनेटल विजिट, एक प्रेग्नेंट महिला है जो पहली बार एंटेनेटल विजिट में आई है, ठीक है। सी हैज ए 2 ईयर ओल्ड सन बोर्न एट 40 वीक, मतलब कि टर्म पे एक बच्चे को जन्म दिया इसने, टर्म पे दिया है, 2 ईयर का बच्चा है उसके पास में अभी, तो एक तो उसके पास में टर्म पे बच्चा दे दिया और लाइव भी है उसके पास में, तो एक लाइव हो गया साहब। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे पूछ पढ़ते हैं। एंड ए 5 ईयर ओल्ड डॉटर भी है, बोर्न है 5 ईयर की डॉटर भी है, तो मतलब उसके लाइव 2 हो चुके हैं, ठीक है। बोर्न एट 38 वीक, बोर्न कितने पे हुई थी, 5 ईयर ओल्ड डॉटर है जो कि 38 वीक पे बोर्न हुई थी, 2 टर्म बच्चे पैदा हो चुके हैं उसके अंदर। तीसरा 7 ईयर ओल्ड ट्विन डॉटर, 7 ईयर की ट्विन डॉटर हैं, तो जिंदा कितने हैं इसके पास में, 2 और जिंदा हैं, ट्विन डॉटर हैं। बोर्न एट 35 वीक, ये कितने वीक पे हुई है, तो ये प्रीटर्म लेबर कितने वीक पे हुआ है, तो प्रीटर्म 1 हो गया ऐसा, जो प्रीटर्म है वो 1 हुआ है ऐसा। प्रीटर्म कितना हो गया, प्रीटर्म 1 हो गया है, प्रीटर्म 1 हो गया है। सी हैड ए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, अबॉर्शन 3 ईयर एगो एट द 10 वीक, और अबॉर्शन कितना हो गया है इसके अंदर, 1 अबॉर्शन हो गया है। गठवाल निकालिए, गठवाल निकालिए, समझे बात को, कितनी बार वो लेडी प्रेग्नेंट हुई है ये समझना है पहली बात। तो अब इसमें घबराने की जरूरत ही नहीं है, कल लेडी कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, तो एक बार तो तब प्रेग्नेंट हुई होगी, एक बार यहाँ प्रेग्नेंट हुई होगी, एक बार यहाँ प्रेग्नेंट हुई होगी, एक बार यहाँ प्रेग्नेंट हुई होगी, और एक बार अब जो है प्रेग्नेंट हुई है, तो 5 बार प्रेग्नेंट हुई है सब। तो G5 में से होगा, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे चले जाते हैं हमारे सीधे सीधे, ठीक है। अब टर्म पे कितने बच्चे पैदा हुए हैं, तो टर्म पे 2 बच्चे पैदा हुए हैं, तो दोनों में 2 ही लिखा हुआ है, तो ये चले गए साहब। अब आता है P2 या P1, P2 या P1, तो P1 प्रीटर्म 1 ही बच्चा था हमारे पास में, सीधा सा है। अब 1 वाले ये आंसर हो गया, तो आंसर सीधा नंबर 3 नंबर आंसर लगा दिया। तो इस तरीके से हम जो है इन क्वेश्चनों को आराम से धैर्यपूर्वक अगर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो बहुत बढ़िया से इन क्वेश्चनों को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में आपको टेंशन नहीं लगनी है, जो क्वेश्चन आपसे बेहतर तरीके से बनता है उसको आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में सॉल्व करना है, जिससे वो क्वेश्चन तो आपका कम से कम गलत ना हो। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए नर्स इज असेसिंग ए प्रेग्नेंट क्लाइंट ड्यूरिंग द 3rd ट्राइमेस्टर, व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स टू द प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के वजह से उसके अंदर कौन सी कंडीशन है जो उसके अंदर देखने को मिलेगी। टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, डिस्निया एट्रस देखने को मिलेगा, प्रोग्रेसिव डिपेंडेंट एडिमा देखने को मिलेगा, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऑन एक्सर्शन देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी से रिलेटेड इसमें कौन सी चीज़ है जो उसे देखने को मिलेगी, टेकिकार्डिया, ठीक है ना। तो टेकिकार्डिया नॉर्मली नहीं देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा उसकी हार्ट रेट बढ़ी हुई हो, तो नॉर्मली देख कार्डिक आउटपुट बढ़ता है, हार्ट रेट ज़्यादा नहीं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होता है। डिस्निया एट रेस्ट, कि रेस्ट पे उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो रेस्ट पे सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, जब वो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह या कुछ चलती फिरती है तब उसे दिक्कत हो सकती है। डिस्निया एट रेस्ट नहीं होता ऐसा। प्रोग्रेसिव डिपेंडेंट ईडीमा, हाँ डिपेंडेंट ईडीमा हो सकता है, पर लगातार प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, प्रोग्रेसिव नहीं होता है। डिपेंडेंट ईडीमा इज ए कॉमन बट प्रोग्रेसिव नहीं होता है। नेक्स्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऑन एक्सरशन, एक्सरसाइज करेगी तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जल्दी हो जाएगी, क्योंकि उसके पेट के अंदर जो है बच्चे का यूट्रस जो पूरा फुल कर चुका है, तो क्या होगा, सांस लेने के लिए इतने लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए इतनी जगह नहीं मिल पाएगी,
तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो हम बोल सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऑन एक्सर्शन आपको देखने को मिल सकता है भाई, ये कॉमन आंसर हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो हो सकता है वो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आपका हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका 85। ए प्रेग्नेंट वुमन रिपोर्ट नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो प्रेगनेंसी का है उसके दौरान उसे नोजिया हो रहा है, तो उसे वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है ना, एन इंक्रीज इन विच हार्मोन शुड द नर्स एक्सप्लेन इन द प्रेसिपिटेटिंग कॉज ऑफ द नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो हमें बताना है कि प्रेसिपिटेट नोजिया और वॉमिटिंग होने के लिए कौन सा कारण है इसके अंदर। एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, कोरोनिक गोनोडोट्रोपिन है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसने ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन पढ़ा होता है, एससीजी पढ़ा होता है, और यहाँ पर उसने शॉर्ट में लिख दिया है कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन। तो कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होगा भाई किसके लिए, आपकी नोजिया वोमिटिंग के लिए। ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ओव्यूलेशन के दौरान काम आ रहा होता है, एलएस सर्ज जो होता है। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो पूरी प्रेगनेंसी को चलता है, बट ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में काम आता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें समझना है ये नोजिया वोमिटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। नोजिया वोमिटिंग के लिए तो एससीजी रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल है भाई इसके लिए। तो ये चीज़ आपको समझनी है। क्लियर, अगली चीज़ पे बढ़ते हैं हम, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन आपका हो सकता है वो होगा आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86, ड्यूरिंग ए क्लाइंट फर्स्ट विजिट टू द प्रीनेटल क्लिनिक ए नर्स डिस्कस ए प्रेगनेंसी डाइट। एक पहली विजिट पे आई है महिला दिखाने के लिए, वो बोल रही है कि प्रेगनेंसी में क्या डाइट लेनी चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया है कि कुछ स्पेसिफिक डाइट नहीं होती है। ठीक है, द क्लाइंट स्टेट दैट हर मदर टोल्ड हर सी शुड रेस्ट्रिक्ट द साल्ट इनटेक, कि उसकी माँ उसे बोलती है कि साल्ट इनटेक बंद कर देना चाहिए। व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स, भाई साल्ट इनटेक बंद करेंगे तो सोडियम की कमी हो जाएगी, तो वो बच्चे में भी तो कमी कर सकती है, तो ये तो नहीं है। योर मदर इज करेक्ट, यू शुड यूज लेस, बिल्कुल गलत है साहब, ये तो मदर कहाँ करेक्ट है इसमें, समझ रहे हो। तो साल्ट तो वैसे भी खाना है उसे, तो ये तो बात बिल्कुल ही गलत हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या बोलता है हमें, बिकॉज यू नीड साल्ट टू मेंटेन बॉडी वाटर बैलेंस, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, जस्ट ईट ए वेल बैलेंस डाइट। आपको नॉर्मली वेल बैलेंस डाइट में लेना है, ना ज्यादा लेना है ना ज्यादा कम लेना है। बिकॉज यू नीड साल्ट टू मेंटेन बॉडी वाटर बैलेंस, कि बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस है उसे मेंटेन करने के लिए आपको साल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसे रेस्ट्रिक्ट नहीं करना, और वेल बैलेंस डाइट में लेना है, ना ज्यादा लेना है ना कम लेना है। बिल्कुल सही बोल रही है सर, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या बोलती है, साल्ट इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट इज नेचुरली रिड्यूस बाय द बॉडी एस्ट्रोजन, कि बॉडी एस्ट्रोजन का इसमें कहीं नहीं पढ़ा हमने कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये हमारे साल्ट के साथ में सोडियम के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, तो यहाँ तो हमने कोई नहीं पढ़ा है। एल्डोस्टेरोन वगैरह हार्मोन जो होते हैं उनका रिलेशन हो सकता है, यहाँ पे एस्ट्रोजन का कोई रिलेशन ही नहीं होता है, हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। बी नो लॉन्गर रिकमेंडेड दैट साल्ट इनटेक बी रेस्ट्रिक्टेड एज मच एज इन द पास्ट, हाउएवर यू शुड नॉट ऐड साल्ट टू योर फूड। कभी कभार तुम्हें साल्ट को जो है फूड में जो है नहीं ऐड करना है, ये कौन सी बात है भाई, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, हमें नॉर्मली साल्ट लेना है और वेल बैलेंस डाइट के अंदर हमें साल्ट लेना है। सोडियम की कोई एस्ट्रोजन वगैरह से किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो बढ़िया आंसर निकल के आता है वो आंसर नंबर 2 इज अ बेटर आंसर निकल के आ जाता है भाई। ठीक है, तो ये हमारे जो क्वेश्चंस थे उनके हमने डिस्कस किए, और आज की क्लास के लिए हम क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। कल की जो क्लास है वो हम शेड्यूल कर देंगे, कल भी आपकी क्लास आएगी, रेगुलर क्लास आएगी, कभी मिस नहीं होने देंगे, हम क्लास को कोशिश करेंगे, बट रेगुलरली आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं बेटा, मिस नहीं करने हैं आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपको पढ़ के आने हैं कल, और इसमें से पेपर भी बनेगा आपका। ठीक है ना, मैं पेपर में भी इनमें से क्वेश्चंस डालूंगा, तो प्लीज़ बी अवेयर एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।